students. Today our study topic is neural control and coordination. All of you are aware that the functions of organs and organ systems in our body must be coordinated to maintain homeostasis. By homeostasis, we mean that the regulatory actions in the body are going on, and if any parameter becomes high, then our body has the ability to control that parameter, and by that way we regulate ourselves and we maintain homeostasis. For homeostasis, different organs and organ systems have to coordinate with each other, have to work together. What is coordination? Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. So here we are talking about the uh, teamwork of different organs. So organs interact with each other first of all, and then they complement each other. By that way, they help in overall functioning of the body. For example, when we do physical exercises, the demand of energy is increased. Why the demand is increased? Because we are doing muscular activity. So in order to do muscular activity, more energy is to be supplied. Okay. Now, from where you get energy? We get energy by the process of respiration, and for respiration you need supply of oxygen. So the oxygen supply is increased, and then the food material has to be transported. Okay, the oxygen has to be transported. तो फूड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हेल्प करेगा. तो हमारी हार्ट बीट कैसी हो जाएगी? तेज़ हो जाएगी और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स में से बहता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा. तो आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, every system is working together because the need of the body is now to get more energy to do the physical activity. और फिर जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो, तब क्या होता है? आपकी जो नर्व्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, ये सब नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं. तो क्या सबने मिलकर के कोऑर्डिनेशन किया? हमारी नीड के अनुसार बदलती हुई जो नीड है उसके अकॉर्डिंग सबने कोऑर्डिनेशन किया. यस. तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है यानी एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये मिलकर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कराते हैं और एक दूसरे का लगातार सहयोग करते रहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क करते हैं. हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की तरह काम करता है. अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करने का काम और क्विक कोऑर्डिनेशन कराने का काम ये करता है. साथ में हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें कि हार्मोन्स होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं. अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. लेकिन पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज न्यूरल सिस्टम. तो न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन्स से बना होता है, जो कि एक्साइटेबल सेल्स हैं, जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको फिर रिसीव करते हैं और फिर जो इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करते हैं, जिसके कारण हमें नॉलेज हो पाती है सराउंडिंग्स की और हम रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं. अगर आप लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हाइड्रा, तो वहाँ पर आपको जो न्यूरॉन्स हैं वो केवल एक सिंपल सा नेटवर्क बनाते हुए मिलेंगे. अगर आप इंसेक्ट्स में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ब्रेन का डेवलपमेंट और छोटे छोटे नर्व्स के गुच्छों का डेवलपमेंट, जिनको हम गैंग्लिया बोलते हैं, वो दिखेगा. सो ब्रेन एंड गैंग्लिया. और वर्टिब्रेट्स में जब आप आ जाओगे तो आपको पूरी तरह डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम्स देखने को मिलेंगे. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, CNS एंड PNS.
CNS is the central nervous system, PNS is the peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेंगी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और कंट्रोल होता है पूरी बॉडी का, यानी CNS कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को। वहीं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें वो नर्व्स हैं जो हमारे CNS के साथ एसोसिएटेड हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के नर्व फाइबर होते हैं। पहला होता है एफरेंट फाइबर्स और दूसरा होता है इफरेंट फाइबर्स। तो एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या होते हैं? एफरेंट नर्व फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट बॉडी टिश्यूज से हमारे CNS की तरफ, यानी हमारे CNS की तरफ जो इंफॉर्मेशन आ रही है बॉडी की तरफ से, वो किसके हेल्प से आ रही है? वो आ रही है बाय द हेल्प ऑफ PNS। और PNS का कौन सा पार्ट है? PNS का पार्ट है वो एफरेंट फाइबर्स। और इफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? इफरेंट फाइबर्स भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये क्या करते हैं? इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फ्रॉम द CNS टू द पेरिफेरल टिश्यूज या ऑर्गन्स। तो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज जा रहा है, वो मैसेज जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ इफरेंट फाइबर्स। तो एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स का जो फंक्शन है हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज द PNS is divided into two divisions, which are somatic neural system and autonomic neural system. तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या करता है? इट रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द स्केलेटल मसल्स, यानी हमारी जो विलफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको कराने में हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हेल्प करता है। जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कराने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, जबकि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो स्केलेटल मसल्स के साथ एसोसिएटेड है। स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रिएटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अगर हम देखें तो विसरल नर्वस सिस्टम भी एक सब डिवीज़न है किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो विसरल नर्वस सिस्टम आता है वो नर्व्स हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। तो हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें जो नर्व्स प्रेजेंट हैं वो किसका पार्ट है? विसरल नर्वस सिस्टम का। तो इसमें बहुत सारी नर्व्स आ जाएंगी, बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं, बहुत सारे गुच्छे हैं, गैंग्लिया हैं, और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क, प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क्स। तो न्यूरॉन कैसा होता है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये हमने 9th क्लास और 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें हमको डेंड्राइट्स दिखाई देंगे बहुत सारे, जो कि एसोसिएटेड हैं सेल बॉडी के साथ। सेल बॉडी में न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी ग्रेनुलर बॉडीज दिखाई देंगी आपको साइटोप्लाज्म में, विच आर कॉल्ड एज निसेल ग्रेन्यूल्स। फिर आपको एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन। और एक्सॉन के बाहर आपको स्क्वान सेल देखने को मिलेगा। स्क्वान सेल जो होता है वो माइलिन शीथ फॉर्म करता है। तो बिकॉज ऑफ द माइलिन शीथ एक्सॉन गेट्स इंसुलेटेड। जहाँ जहाँ दो स्क्वान सेल्स के बीच में आपको गैप मिलता है उस जगह को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और फिर आगे चल के हमको एक्सॉन टर्मिनल दिखाई देता है। एक्सॉन टर्मिनल पे हमको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। तो इसका मतलब ये हुआ न्यूरॉन के फंक्शन को अगर हम देखें तो जो डाटा है या स्टिमुलस जो है उसको रिसीव करने का काम है डेंड्राइट्स का, और उसके बाद प्रोसेसिंग करते हुए मैसेज को फर्दर ट्रांसफ़र करने का काम है साइटोन से एक्सॉन की तरफ, और उसके बाद फिर सिनेप्टिक नॉब के थ्रू जो है मैसेज नेक्स्ट डेंड्राइट तक या अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक या अगली मसल तक चला जाता है। तो बाय दैट वे दैट इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड। तो अगर हम देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम तो हम सबको पता ही है, तो ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पर। तो जो एक्सॉन्स होते हैं
ये क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये तो आपको पता ही है, और किस तरफ, साइनेप्स की तरफ या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ। तो अगर हम देखें तो जो न्यूरॉन्स हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं, तो वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला टाइप होता है मल्टीपोलर, जो कि सबसे कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, आपको एक एक्सॉन मिलेगा और 2 या 3 या उससे ज़्यादा डेंड्राइट्स मिलेंगे। तो ये आपके सामने मल्टीपोलर न्यूरॉन बना हुआ है, जिसमें डेंड्राइट्स का नंबर 2 से ज़्यादा है और एक एक्सॉन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको रेटिना में मिलेगा। हमारी जो आँख होती है उसमें जो रेटिना होता है उसमें आपको बाइपोलर न्यूरॉन मिलेगा। वहीं यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, केवल एक्सॉन होता है, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, बट डेंड्राइट इज नॉट प्रेजेंट। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको एम्ब्रायोनिक स्टेजेस में मिलेगा, यानी जब डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की, तब वहाँ पर आपको यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। बेस्ड अपॉन द वेदर माइलिन शीथ इज प्रेजेंट और नॉट, अगर माइलिन शीथ है या माइलिन शीथ नहीं है, उसके बेसिस पर हम एक्सॉन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं उसमें एक्सॉन्स के बाहर आपको माइलिन शीथ मिलती है, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में आपको माइलिन शीथ नहीं मिलती। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद स्क्वान सेल्स विच फॉर्म द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन्स। और ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको कहाँ मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे आपको, और क्रेनियल नर्व्स में मिलेंगे। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स हैं, वो नर्व्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट वाला पार्ट है, दैट इज़ द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अब इसके लिए हम इस वाले फिगर 21.2 को स्टडी करेंगे। तो यूजुअली क्या होता है हम देखते हैं कि जो सोडियम आयंस है, अगर हम किसी एक्सॉन को ले लेते हैं, सपोज ये हमारा सामने नर्व है और नर्व में ये एक्सॉन है, तो यहाँ पर आप कैसे देख पाएंगे इसमें हो क्या रहा है। देखिए सोडियम का जो अमाउंट होता है सोडियम आयंस का, वो बाहर एक्सॉन से बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है। ठीक है, अंदर क्या होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं, बाहर क्या होते हैं, सोडियम आयंस होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, आप देखते हैं कि जो चार्ज डिफरेंस आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा होगा, बाहर पॉजिटिव दिख रहा होगा और अंदर नेगेटिव दिख रहा होगा। एक और बात ध्यान रखनी है कि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस है अपना एक्सॉन का, वो कुछ ऐसा हो जाता है, पोलराइज्ड कंडीशन में होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पीछे सोडियम पोटेशियम पंप भी वर्क करता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या होता है, देखिए कहाँ मिलेगा आपको, लिखा हुआ यहाँ मिलेगा ये। तो सोडियम पोटेशियम पंप भी इसमें हेल्प करता है कि 3 सोडियम आयंस अगर बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम आयंस ही अंदर आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक डिफरेंस क्रिएट होता है अक्रॉस द एक्सोन। तो अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं, और फिर क्या हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेटेड है, तो क्या हो रहा है, 3 सोडियम आयन अगर बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। क्लियर। तो बिकॉज ऑफ विच क्या होगा, बाहर कैसा चार्ज, नेट चार्ज बाहर क्या होगा, पॉजिटिव, और अंदर नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड कंडीशन। पोलराइज्ड कंडीशन है ये। वेयर इट इज रिटेन, वेयर समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं, यहाँ नहीं है, शायद यहाँ है, यस ये रहा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखना। और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, बिटवीन दीज 2 पार्ट्स, तो वो क्या कहलाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि रेस्टिंग पोटेंशियल है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये सब है। लेकिन जब क्या होगा, जब आप स्टिमुलस रिसीव करोगे, एट दैट टाइम क्या होगा, हमारा जो सोडियम आयंस है वो अंदर आना स्टार्ट कर देंगे रैपिडली। सोडियम आयंस के लिए जो गेट है वो ओपन हो जाएगा।
तो ये कहाँ लिखा हुआ है, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट, सपोज साइट ए पर, तो क्या होगा, इट साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू द सोडियम आयंस एंड दिस लीड्स टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। तो इसके कारण क्या होगा, पोलैरिटी उस साइड की रिवर्स हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया। बहुत सारा सोडियम अंदर क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर स्टिमुलस आया है, जिसके कारण जो चैनल्स खुल गए हैं सोडियम को अंदर लाने के लिए। और अब सोडियम जब रैपिडली अंदर आता है तो क्या होता है, तो आप देखते हैं यहाँ की पोलैरिटी रिवर्स हो गई। तो अब जो पोटेंशियल है वो क्या है, इस ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, वो है एक्शन पोटेंशियल। और ये मेम्ब्रेन कैसी हो गई है, डीपोलराइज्ड हो गई है। membrane is now depolarized and that potential is called as the action potential. Look here, this one, okay, the electric potential difference across the plasma membrane at the site A now is called as action potential, और इसको हम nerve impulse भी कहते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आगे आप देखो, इसके आगे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो अब क्या होगा, करंट का फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम एक्सॉन के अंदर देखेंगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा, साइट ए टू साइट बी वी विल सी द ट्रांसफर ऑफ करंट। अब जब साइट बी पर ये ट्रांसफर होंगे आयंस, तो क्या होगा, साइट बी पर जो है पोलैरिटी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी साइट बी डीपोलराइज हो जाएगी। नाउ द साइट बी विल बी डीपोलराइज्ड। और बाहर देखिए करंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम बी टू ए। अंदर कहां से कहां हो रहा है, ए टू बी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सर्किट पूरा हो गया, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि ये जो फ्री फ्लो हो रहा था सोडियम आयंस का अंदर की तरफ, ये गेट हो जाएंगे बंद, और दोबारा से जो पोलराइज्ड कंडीशन है वो रेस्टोर हो जाएगी। तो साइट ए पर हमेशा ये जो सोडियम आयंस आ रहे थे वो नहीं आते रहेंगे, और थोड़ी ही देर में वो बंद हो जाएगा, और अब वो दोबारा स्टिमुलस लेने के लिए ये वाला पोर्शन रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम साइट ए टू साइट बी, और इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे, और हम नर्व इम्पल्स को कंडक्ट होते हुए देखते हैं। वहीं जहाँ पर स्टिमुलस रिसीव हुआ था उस पोर्शन पर हम देखेंगे कि वो गेट्स बंद हो जाएंगे और दोबारा से वो मेम्ब्रेन पोलराइज हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में लौट करके आ जाएगी। पोलराइज कराने के लिए एक और सिस्टम है कि पोटेशियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पोटेशियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो तेज़ी से जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और दोबारा से रेस्टिंग पोटेंशियल जो है हमारा वो रेस्टोर हो जाएगा, यानी हमारी जो नर्व फाइबर है वो दोबारा से रिस्पॉन्सिव हो जाएगी दूसरे स्टिमुलस को गेन करने के लिए। सो दिस इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ creation of the action potential and then transmission of action potential inside the axon. Now the transmission of impulse across the synapse. तो इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना है बस, बाकी सब आप जानते हैं पहले से, क्लास 10th में पढ़ा है हमने। So nerve impulse is transmitted from one neuron to another by junctions which are called as synapse. Synapse is formed by the membranes of presynaptic neuron and postsynaptic neuron. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब है साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब है साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन। तो विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप विच इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज द गैप बिटवीन द टू neurons. Basically there are two types of synapses, electrical synapse and chemical synapse. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है, ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है कि बहुत कम गैप होता है, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है, यानी वो एकदम नज़दीक होते हैं। इसके कारण जो करंट है उसको न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं पड़ती, एंड इट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन।
तो इसकी वजह से जो इम्पल्स कंडक्शन है वो बहुत तेज होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सिंगल एक एक्सॉन के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर रेयर होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। वहीं हम केमिकल साइनेप्सिस की बात करें तो यहाँ पर देयर इज सम गैप बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, और इसमें फ्लड फील्ड होता है। तो क्या होता है यहाँ पर कौन हेल्प करेगा? यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प करते हैं for transmission of the nerve impulse. So when an impulse arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicles towards the membrane where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitters into the synaptic cleft. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे आगे चल के? They bind to the specific receptors present on the post synaptic membrane, और इसके कारण जो आयन चैनल्स हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, वहाँ पर आयंस की एंट्री चालू हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा जो कि आगे फिर ट्रेवल करेगा। तो देखो आप जब जैसे यहाँ पे देखिए नर्व इम्पल्स यहाँ पर आया है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे ही साइनेप्टिक वेसिकल्स आगे जाएंगे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए हैं। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर किधर चले गए? दे आर रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स, ये रहा रिसेप्टर, which are present on the post synaptic membrane, and then they generate similar action potential in the next neuron, and so we see that the transmission of nerve impulse takes place. तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।